बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा मनाजिर देखिए, बच्चे घर के बाहर हैं और अचानक से एक कोई ज़ोरदार सा कहीं से आवाज़ आती है धमाके की, और चीखते चिल्लाते वो आगे जाते हैं और उनका कुत्ता भी चीखता और सारे भागते हैं। और जब पता ये चलता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इलात है, इलात शहर है, और इलात में ड्रोन आकर गिरा है। और किसका ड्रोन आकर गिरा है? यमन से उड़ता हुआ एक ड्रोन आया है। वो कई हजार किलोमीटर अबूर करता 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 गया है और जाकर इसराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम को बीट कर गया है। और जाकर बकौल इनके कि वो स्कूल के ऊपर गिरा है। वहां पर बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं था, क्योंकि जंग चल रही है, चीजें बहुत सारी बंद। वहां पर बिल्डिंग पर जाकर गिरा है और उसने तबाही मचा दी है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि उसके बाद जो सायरन, यानी इस वीडियो में जब ये बच्चे भाग रहे होते हैं तो सायरन की जो आवाजें होती हैं, उसके बाद जो खौफ फैलता है, और जो इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरे इलाके में जब पुलिस एजेंसियां, एयरफोर्स, वो सारे हैरान हो जाते हैं कि ये ड्रोन आया कहाँ से। अब देखिए, अभी तक हूथियों की जानिब से कंफर्मेशन नहीं आई। इजराइल ने कहना शुरू कर दिया जी ड्रोन आया था वहां से और उन्होंने मारा है। अब ये ड्रोन दो तरह के हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में क्या पता हूथियों के पास ये बार उन्होंने ड्रोन इस्तेमाल किया है, कोई दूसरा यूज किया है, इस बारे में अभी उन्होंने डिटेल्स जारी नहीं की। सवाल ये नहीं है कौन सा ड्रोन लगा है, कौन सा नहीं आकर लगा, उसका इंजन क्या था, साख्त क्या था। सवाल ये है इतनी दूर से उड़ा है और वो सिस्टम को बीट करता हुआ पहुंच गया है, और उसने इस सिस्टम को बीट करते हुए इसराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम को बीट कर दिया है। वहां पर वो डिटेक्ट नहीं हुआ, और डिटेक्ट ना होने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और उनके लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि ड्रोन वहां से उड़ता 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 गया इतनी जगह पर। और इलात वो जगह है इस वक्त इसराइल के अंदर जहां जहां यानी हमला हो सकता है, चाहे वो हमास का, लिबनान का, एक किसी जगह का, उन इलाकों से जिन लोगों को फारिग करवाया है, जिन लोगों से खाली करवाया, खासतौर पर लिबनान के साथ लगने वाला जो इलाका है, बॉर्डर है, उन सब को मूव किया है इलात में। इलात एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों विजिटर्स आते हैं, और इतने ज्यादा लोग आते हैं, सालाना तो करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन वहां पर खास तौर पर आते हैं। वहां के जो होटल्स हैं वो ओवर बुक्ड हो चुके हैं। हुकूमत इन लोगों को खाली कराकर होटलों में रखा हुआ है और ओवर बुक्ड हैं। अब आप जरा अंदाजा 1 मिनट के लिए करें, ये वो जगह है जो टूरिज्म का हब है, जहां पर लोग सैर के लिए जाते हैं। खाली इसराइली नहीं, दुनिया भर से लोग आते हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत सजाया है और बहुत ही प्यारा सजाया, बड़ा खूबसूरत बनाया है। नेचुरल ब्यूटी है, आर्टिफिशियल को उन्होंने मिक्स एक कल्चर दिया हुआ है। और यहाँ पर होटलों के किराए इतने ज्यादा हो जाते हैं कि होटलों में कमी पड़ती थी। इस वक्त हालत ये है कि वहां पर लोगों को रखा हुआ है क्योंकि वहां पर एक टूरिज्म हब है। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि पिछली दफा उन्होंने जो मिसाइल मारा था, जो अमेरिका ने रोक लिया था और एक दो कंट्रीज ने रोका, वो मिसाइल अगर हिट होता तो यहाँ पे लगता। उन्होंने एक तजर्बा किया, ड्रोन्स मारे और कई ड्रोन्स लगे, कई नहीं लगे, लेकिन ये ड्रोन आकर सीधा इलाद के ऊपर जाकर लगा और हिट किया। अब आप अंदाजा करें कि इन्होंने किस चीज के साथ इनके सिस्टम को बीट किया है कि वहां पर इनका पूरे का पूरा जो निजाम था वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसको पता नहीं चला। आयरन डोम फेल हो गया, उसको नहीं पता चला। और इसके अलावा उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल हो गया, उनकी एयरफोर्स फेल हो गई, उनके मिसाइल सिस्टम फेल हो गए, सब कुछ फेल हो गया, और वो आकर सीधा इलाद के ऊपर गिरा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसराइल में पैनिक बटन दब चुका है, इतना दब चुका है, इतना दब चुका है कि अब इस सारी सूरत हाल में उनके लिए मसाइल का अंबार है कि जिस चीज को अभी तक वो छुपा कर रखा हुआ था कि भाई बच जाएगा, मामला नहीं होगा, और वो जाकर हिट हुआ है। देखिए, ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी ही अजीबोगरीब है इसराइल के लिए कि अगर यमन से कोई कल को वो जिस तरह वो मिसाइल फायर करते हैं, वो तो इंतजार ही नहीं करते, वो कल को मिसाइल फायर करते हैं, और उनके पास टेक्नोलॉजी हिजबुल्लाह से कई गुना ज्यादा है। यहां से वो मिसाइल फायर करते हैं और वो मिसाइल जाकर सीधा इलाद के ऊपर हिट कर जाता है। और उसके बाद अगर लेट से मिसाल के तौर पर अगर ये इनसे मिस हो जाता है और किसी होटल पर जाकर, किसी बिल्डिंग पर जाकर कोई खतरनाक है, और आप बताइए कि पूरे का पूरा होटल या एरिया पूरा उड़ जाता है,
तो वहां पर टूरिज्म तो क्या, पाकिस्तान में एक दफा क्रिकेट का हाल हुआ था श्रीलंकन टीम पर, हमने 10 साल पूरी कोशिश की वहां पर क्रिकेट टीम लाने, और जो हमारा हाल हुआ कि आज भी टीमें नहीं आती। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनका मामला क्या है। इनका तो मामला ही बिल्कुल अलग है और इनकी तो सूरत हाल ही बिल्कुल अलग है। इन्होंने तो पूरी दुनिया से बड़ी मुश्किल से अपने लोग लाए हैं, टूरिज्म इन्होंने बहाल की हुई है। अब वहां पर हालत ये है कि अभी तो ये जंग में बहुत सारा यानी पार्टिसिपेशन होना बाकी है। बहुत सारे ममालिक ने तो पार्टिसिपेट करने से इनकार किया है, बहुत सारे तो कह रहे हैं कि ना हो। अर्दोगान बार बार कह रहे हैं मुस्लिम ममालिकों के कब तक हम इंतजार करेंगे। सबके सब तो इंतजार करने बैठे हुए, सब इस बात को देख रहे हैं। देखिए सूरत हाल बड़ी ही इस वक्त इसराइल के लिए खराब है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त CIA के चीफ और मोसाद ये असल में कतर के साथ मामला तय कर रहे हैं, और मामला इस तरह तय कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि ये जंग किस तरह रुक सकती है, क्या मामला हो सकता है और किस तरह हम इस लड़ाई को रोक सकते हैं। यानी इस वक्त 3 दिन का पॉज कह रहे हैं कि आप जो 3 दिन तक जंग बंदी कर लें, कैदी रिहा करवा ले। बहुत सारे मामला यहाँ पर जारी हैं। आप जानते हैं कि हमास का जो ऑफिस है इस्माइल हानिया तो कतर में होते हैं या फिर वो इस्तांबुल में होते हैं। इस्तांबुल की सूरत हाल ये है कि तुर्की में आप ये बैनर देखिए, तुर्की में बैनर लगना शुरू हो गए अबू उबैदा के जो हमास के तर्जुमान है, और वो बैनर्स लग रहे हैं और उन बैनर्स के अंदर उनको सपोर्ट किया जा रहा है। यानी तुर्की असल में बार बार ये बता रहा है अवाम को, आप बताइए अर्दोगान की मर्जी के बगैर लग सकते हैं? जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क के अंदर एहतजाज या फलाना बहुत सारी चीजें वो हुकूमती मर्जी के बगैर नहीं होता। तो वो इनको कह रहे हैं कि ये मामला है। इस सारी सूरत हाल में इसराइल के लिए खतरे की घंटियां तो बज रही हैं। देखिए जिस ऑपरेशन को 2 दिन में कंप्लीट होना था वो 35-36 दिन बाद भी नहीं कंप्लीट हो पाया। नेतन्याहू बज़िद है कि नहीं कोई बात नहीं, मेरी फौजों को अगर ठुकाई होती या हो जाए मैं इस बात का कतन परवाह करने वाला सिलसिला रखूंगा ही नहीं। नहीं होता ना हो, जैसे मर्जी होना हो, हमने ये ऑपरेशन जारी रखना है। ये जितना मर्जी लंबा। अब आप ये देखिए कि इसमें इजराइल ने स्ट्राइक किया है शाम के अंदर भी, तो शाम के अंदर से भी मलेशिया ने इन पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। हमास ये समझती है कि अगर ये सीज फायर हो जाता है तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि अगर इसमें सीज फायर होता है वो जीत किस तरह होती है। इसराइल का सबसे बड़ा मामला ये है कि अगर यहाँ पर ये जंग रुकती है तो फिर इसराइल जिस मकसद के लिए उसने काम शुरू किया था, जंग शुरू की थी, वो तो उसका पूरा नहीं हो पाएगा। अगर वो पूरा नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब वो कह रहे हैं दुनिया को, दुनिया की न्यूक्लियर पावर वाली ताकतवर तरीन फौज या फोर्स अगर हमास को वो नहीं हरा पाते तो फिर ये वो समझते उनके लिए शिकस्त है। इसराइल इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर नहीं कर रहा, वरना मेरा जो इमेज, जो ड्रामा मैंने दुनिया को बनाकर दिया हुआ था कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, वो भरम ही टूट रहा है। और अभी तक वो टूटना शुरू हुआ है। जाहिर सी बात है, जो ऑपरेशन 2 दिन में करना था वो 35 दिन में भी नहीं हो पाया, 36 दिन में नहीं हो पाया। सड़कों पर जो मनाजर जारी हुए हैं उसमें तो लड़ाइयों में टैंक्स आपके तबाह हो रहे हैं, आपके डायरेक्टली आप पर हमले किए जा रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है इसराइल के लिए। दूसरी जानिब आप ये देखें कि वेस्ट बैंक के अंदर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। उधर हमास ने ऐलान किया है कि अब हम बड़ा ऑपरेशन करेंगे। देखिए ऑपरेशन तो अभी तक कर रहा है सिर्फ इसराइल, ये बात समझिए। तो ये कौन सा ऑपरेशन करेंगे? क्या ये गजा से बाहर निकल कर करेंगे? क्या ये इसराइल के अंदर जाकर करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये ऑपरेशन वो किसके खिलाफ करेंगे, क्या मामला होगा, किस तरह की स्ट्रेटजी होगी, ये बहुत सारे जो सवाल है उनके जवाब अभी तक किसी को मिल नहीं रहे। देखिए इसराइल की फोर्स के हवाले से हैरट्स में एक रीड आई है और वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें ये बताया गया है कि हमें दहशतगर्द नज़र नहीं आ रहे। इसराइल के जो फौजी हैं उनसे मालूमात लेकर उन्होंने बताया कि असल में हमें जो दहशतगर्द हैं वो नज़र नहीं आ रहे। यानी जिनको ये हमास को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी, उनको चूँकि दहशतगर्द कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें ये नज़र नहीं आ रहे। बहुत मुश्किल होता है कि हम इनको देखते हैं, सिर्फ हमें टनल्स कुछ नज़र आ रहे हैं, वो अंडरग्राउंड है। और यहाँ पर ये जंग जितनी आसान हमने समझी हुई थी, ये हमारी तारीख की सबसे मुश्किल जंग हो चुकी है, क्योंकि हमें वो नज़र ही नहीं आ पा रहे। वो कहीं से आते हैं, हमला करते हैं, चले जाते हैं। कई सुरंगें हमें मिली है लेकिन डायरेक्टली हमारा वहाँ पर उनसे मुकाबला हो नहीं पा रहा। लेकिन हमारी जो फोर्सेस जाती हैं उनसे वो लड़ाई होती है और वो मार गिराते हैं। ये आप अंदाज़ा कीजिए। देखिए इसराइल का मीडिया खास तौर पर पहली मर्तबा नज़र आया है कि बहुत सारे मामलात में वो उनको कंट्रोल नहीं है। यानी उनकी जो
ख़ास तौर पर मीडिया को कंट्रोल करने वाली हुकूमती पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हर हद में वही नहीं कहा। वो अपनी फ़ौज के बारे में बता रहे हैं कि कितनी उनको नाकामी मिल रही है। वो कह रहे हैं देखिए अंडरग्राउंड से निकल कर आते हैं, हमें मारते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। कई जगह पर वो कुछ सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ जगह पर वो बड़ा चढ़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसराइल को अब सबसे बड़ा जो काम करना है वो हमास से बचना इस तरह है कि जो उनके पास एंटी टैंक मिसाइल होते हैं, जो वो लेकर आते हैं, जोगर्स पहने हुए हैं, फटी उनकी जराबें हैं, फटे उनके शूज हैं, तमाम चीज़ें, वो लाकर वो हमला करते हैं। इससे हमें बचना है किसी तरह। अब उन्होंने कहा है कि जी हमने बहुत सारे हमास के लोगों को मार दिया है। हमास ने आगे से कहा कि अच्छा तुमने मारा है तो फिर काम करो, तुम उनकी फुटेजेस रिलीज करो, उनका डाटा रिलीज करो, हम भी तो रिलीज करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न ये है, जो इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम है, कि दुनिया के अंदर इनकी जितने भी जो खास तौर पे कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, वो असल में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा उनको एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि इस जंग के बाद लोग सड़कों पर आए हुए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग पूरी दुनिया के अंदर कह रहे हैं इनके खिलाफ है। ये कभी भी इतना नेगेटिव वाइब्स कभी देखी नहीं इन्होंने। नैरेटिव बेचना तो दूर की बात, आप बताइए कि आप क्या नैरेटिव बेचेंगे। आपने, यानी नॉर्वे ने और सारी यूरोपीय यूनियन ने कहा कि तुमने तो हमें ये बात कही थी कि ये जंग हमास के खिलाफ है, तो आम लोगों को क्यों मार रहे हो। अब आप देखिए ये मनाजिर जब लोगों ने देखे हैं कि फ़लस्तीनी अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक कहते थे, इलाका हमारा था, छोड़कर जा रहे हैं, हमें फ़ोन आ रहे हैं एजेंसियों के कि तुम लोग निकल जाओ, हम यहाँ पर बम मारने वाले हैं, हमें टावर अपना बचा सकते हो, बचा लो, अगर तुम नहीं निकलोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यानी इस तरह की वो कहते हैं सूरत हाल। वो कहते हैं हमने तो आज से पहले कभी ये मनाजिर देखे नहीं है, ये नज़ारे देखे नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। तो ये सारे का सारा जो मामला है ये तो हमारे कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो रहा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में खबरें जा रही है, मनाजिर जा रहे हैं, तो क्या लोग खुश होंगे इससे? जाहिर सी बात है लोग खुश नहीं होंगे, उनको गुस्सा आएगा, उनको तकलीफ होगी। लोग ये कह रहे हैं कि हमसे एड लेते हैं, चाहे वो अमेरिका से लेते हैं, यूरोप से लेते हैं, फैसिलिटीज़ लेते हैं, और उसके बाद ये आम लोगों का ये हशर वहाँ पर कर रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, उनके घर, आप एक जगह पर बैठे हैं, कल कोई बंदा आपको कहता है कि घर खाली कर दो या हम बिल्डिंग गिरा देंगे, कल सुबह यहाँ पर मिसाइल लगेगा, आप बताइए आप पर क्या बीतेगी, आप कहाँ पर जाएंगे? और कोई मुल्क आपको लेने को तैयार नहीं है। ऊपर से इसराइली क्या कहते हैं, इसराइली ऊपर से कह रहे हैं कि असल में एक काम आप कर सकते हैं, इनको जॉर्डन भेज दें, आयरलैंड भेज दें, इनको दुनिया के 100 ममालिक में तकसीम कर दें, 25-25 हज़ार हर मुल्क में दे दें, और इसराइल कह रहे हैं उसको फैसिलिटेट भी करेगा। यानी अगर किसी ने यूरोप में शिफ्ट होना है तो हम 25,000 किसी मुल्क में शिफ्ट करा देंगे, कुछ मुस्लिम कंट्रीज में करा देंगे, कुछ फलाना करा देंगे, कुछ ये करा देंगे। आप सोचिए ज़रा कितनी डिटाई से वो बातचीत कर रहा है। और साथ उसने ये भी कहा है कि मैंने हालिया जो बातचीत की है, मिस्र को कहा है कि तुम लोग इनको ले लो, ये सारी बातें वो कर रहा है, लेकिन ये उसके पास जवाब अभी तक नहीं आ पा रहा कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, तुम्हारे मुल्क के अंदर ड्रोन्स कैसे हिट हो रहे हैं, कैसे मिसाइल आते हैं, और कैसे तुम्हारी फौज ना काम हो रही है। तुमने तो ग्राउंड ऑपरेशन 2-3 दिन में कंप्लीट करना था, वो कैसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अब आप सोचें कि ऐसी सूरत हाल में एक बिजनेसमैन है जो अमेरिका से आया हुआ है, इलात रह रहा है, और वो बिलियनर है, तो क्या वो रहेगा इलात के अंदर? वो कहेगा मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, उसने इन्वेस्टमेंट किया। अब आप बताइए, इलात वो जगह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी बैरूनी कंपनीज आती हैं, टूरिज्म है, होटल बनाते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं। अब वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट करें, अगर ये बिल्डिंग्स तबाह हो जाएंगी तो हम कहाँ पर जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी। ये सारे सवालात अभी इसराइल के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि अभी ये लड़ाई इसकी बड़ी आखिरी हद जानी है। जिस तरह हमास के लोगों ने कहा कि या तो हम मरेंगे, यानी उन्होंने कहा या तो हम जाने दे देंगे या फिर गाजी होंगे, दो ऑप्शन, इसके अलावा कोई चीज़ हमने रखी नहीं है। क्या मुकमुका या बीच वाली कोई सूरत हाल, कोई जो उनके साथ डील को फलाना। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होना, हम तो जान हथेली पर रख कर इस वक्त लड़े हैं और इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। देखिए इसराइल ने अभी तक कोशिशें जो कर रहा है वो नाकामी है, और एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि एक लावा कहीं फटने वाला है, क्योंकि इसराइल की फोर्सेस ऑपरेशन पूरा नहीं कर पा रही और लड़ाई में उनके लोग भी मारे जा रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऑप्शन क्या है। वो ऑप्शन उनके जो मिनिस्टर ने बात कर दी थी कि भाई हम कोई एटम बम मार सकते हैं या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है,
इस बात के हवाले से क्या मामलात हैं, उनके पास ये ऑप्शन कितनी देर तक कारआमद होगी, ये देखना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।